Good morning, class. Today we will discuss about flora and fauna. Now, what is a flora? So, all type of plant species which living in their natural surrounding are called flora of that प्लेस. यानी जितनी भी डिफरेंट टाइप की प्लांट स्पीसीज़ हैं सभी अपने हैबिटेट या एडेप्टेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पर सर्वाइव कर सकती है और उस पर्टिकुलर प्लेस के लिए वो फ्लोरा कहलाती है. ठीक है. उसी तरह जितनी भी लिविंग थिंग है, फॉर एग्जांपल एनिमल कैटेगरी, हम यहाँ पर प्लांट कैटेगरी और एनिमल कैटेगरी को डिवाइड कर रहे हैं. तो प्लांट कैटेगरी को हमने फ्लोरा नाम दे दिया और एनिमल कैटेगरी को हमने फ्यूना नाम दे दिया. ठीक है. तो फ्लोरा और फ्यूना में जो फ्यूना कैटेगरी होती है वो होती है एनिमल्स के लिए, यानी जितने भी एनिमल्स अपनी नेचुरल सराउंडिंग, नेचुरल मतलब जहाँ वो सर्वाइव करने के लिए एबल है, जहाँ इजीली सर्वाइव कर सकते हैं, जो उनके अकॉर्डिंग ही उनका हैबिटेट उन्हें मिला है, तो उस पर्टिकुलर प्लेस के लिए वो क्या कहलाते हैं? फ्यूना. ठीक है. यानी फ्लोरा वर्ड रिप्रेजेंट करता है प्लांट को और फ्यूना वर्ड रिप्रेजेंट करता है एनिमल्स को. ठीक है. और ऐसी प्लेस जहाँ पर दोनों ही रहते हो, फ्लोरा भी हो और फ्यूना भी हो, तो उसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी. ठीक है. उस प्लेस की बायोडाइवर्सिटी कहलाती है. तो आपने देखा ही होगा कि जो भी एनिमल्स है उनके आसपास सराउंडिंग में प्लांट्स तो रहते ही है. तो इस तरह से एनिमल स्पीसीज़ और प्लांट स्पीसीज़ साथ में सर्वाइव करती है और अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग ही वे दोनों साथ साथ में हैं, तो उसे हम उस पर्टिकुलर प्लेस की बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. ठीक है. और जितने भी कंपोनेंट होते हैं एनवायरनमेंट के वो कैसे होते हैं? इंटरडिपेंडेंट यानी सभी एक दूसरे से डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं. अगर एक भी कंपोनेंट में चेंज आ जाता है तो उसका इफ़ेक्ट दूसरे कंपोनेंट्स पर भी पड़ता है. ठीक है. इसलिए हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके रखना चाहिए, इसे हमें लॉस नहीं होने देना चाहिए, हमें इकोलॉजिकल बैलेंस बनाना चाहिए. क्योंकि बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या? जहाँ पर फ्लोरा भी है और जहाँ फ्यूना भी है. और फ्लोरा स्पीसीज़ यानी प्लांट की है. ठीक है. और उसमें अगर एक भी स्पीसीज़ डिस्टर्ब होती है तो पूरी फ्लोरा स्पीसीज़ को डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा. और उस पर डिपेंड फ्यूना भी है, तो फ्यूना भी सभी आपस में इंटरडिपेंडेंट है ना. तो अगर एक भी स्पीसीज़ को कोई प्रॉब्लम आती है या उनकी काउंटिंग कम होती है तो उसका इफ़ेक्ट तुरंत ही दूसरी स्पीसीज़ पर पड़ता है. ठीक है. यानी कि आप ये चीज़ ध्यान में रखिए कि जो कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी होती जा रही है प्लांट की, ठीक है, यूज़फुल प्लांट और एनिमल की, और उनसे मिलने वाले जो प्रोडक्ट है वही हमारी जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं. क्योंकि अगर इनमें से अगर कोई चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है, एक भी स्पीसीज़ नहीं मिली या उनसे मिलने वाली चीज़ें हमें नहीं मिल पाई, तो उसका भी इफ़ेक्ट हमारी लाइफ पर पड़ेगा. तो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट जितने भी बॉडीज़ है या ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेवल हो चाहे नेशनल लेवल हो चाहे लोकल लेवल हो या विलेज लेवल तक की भी अगर हम बात कर ले, तो वो सभी इस फील्ड में अपना वर्क और परफॉर्मेंस शो कर रहे हैं. कौन सी फील्ड? जहाँ पर उन्हें बायोडाइवर्सिटी को सेव करना है. ठीक है. और कई सारे ऐसे लॉज निकल चुके हैं जो किसके लिए हो? बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हो. जैसे बायोडाइवर्सिटी मतलब प्लांट्स और एनिमल दोनों, यानी कि फॉरेस्ट एरिया जहाँ पर प्लांट्स एनिमल दोनों सर्वाइव करते हो, वाइल्ड लाइफ है जहाँ के वहीं के रहने वाले एनिमल्स. ठीक है. और इनिशिएटिंग अवेयरनेस प्रोग्राम, और उससे रिलेटेड जो प्रोग्राम हैं, ठीक है, लोगों को अवेयर करने के लिए कि फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय ना करे, एनिमल्स का जो हंटिंग हो रही है वो ना करे, पॉल्यूशन ना करे, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं स्पीसीज़ ख़त्म हो रही है और जिसका इफ़ेक्ट बायोडाइवर्सिटी पर पड़ता है. ठीक है. तो कई सारे ऐसे अवेयरनेस वाले प्रोग्राम चल रहे हैं, कई सारे ऐसे लॉ निकल चुके हैं. जैसे आप मोर का शिकार नहीं कर सकते, उसमें भी कोई वो लगता है, काला हिरन है, मोर है. ठीक है. कुछ ऐसी स्पीसीज़ जो बहुत काउंटिंग की बची है, अब आप उनकी हंटिंग करेंगे तो उस पर सज़ा हो सकती है. ठीक है. तो इस कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे प्रोटेक्टिंग एक्ट भी और लॉज भी लगा रखे. नाउ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जिसको आप शॉर्ट में कहेंगे IUCN. आपने कई जगह सुना होगा IUCN, है ना. ये क्या है? एक इंटरनेशनल लेवल बॉडी है जो
किसके बारे में स्टडी करती है? पूरी अर्थ पर जितने भी प्लांट्स और एनिमल की स्पीसीज़ है उनके बारे में स्टडी करना, और वो कैसी स्पीसीज़ है, किस कैटेगरी की है, उसका क्या यूज़ है, ठीक है, और टोटल कितनी है, काउंटिंग करना, ठीक है। ये सारा काम IUCN का होता है। इस IUCN को हम WCU भी कहते हैं, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, जो पूरे इंटरनेशनल लेवल यानी आप समझते हो पूरे वर्ल्ड पे, ठीक है, जितने भी ऐसी प्लांट की और एनिमल की स्पीसीज़ है उसकी काउंटिंग करना और उनका रिकॉर्ड मेंटेन रखने का काम होता है। तो IUCN क्या करता है, एक लिस्ट बनाता है और वो अपने पास इस लिस्ट में जितनी भी स्पीसीज़ है, जैसे थ्रेटन्ड स्पीसीज़ समझते हैं आप, थ्रेटन्ड मतलब जो स्पीसीज़ ज़्यादा काउंटिंग में है, फिर उसके बाद वो स्पीसीज़ जिनकी संख्या कम होती जा रही है, फिर वो स्पीसीज़ जिनकी संख्या और कम होती जा रही है, और वो स्पीसीज़ जो पूरी तरह से ख़त्म ही हो चुकी है। इनकी एक चेन को मेंटेन रखता है, ठीक है। तो उसी तरह ये IUCN थ्रेटन्ड स्पीसीज़ के बारे में हमें बताता है और रिकॉर्ड मेंटेन रखता है। इस रिकॉर्ड को मेंटेन करने का पर्पस क्या होता है? ताकि वो कंजर्वेशन कर सके स्पीसीज़ का जो लॉस होती जा रही है। कंजर्वेशन इसका एक मेन फोकस होता है कि स्पीसीज़ को हम कैसे कंजर्व करें। उसी के लिए ये सारी स्पीसीज़ का डाटा मेंटेन रखती है कि कौन सी स्पीसीज़ ऐसी है जिनकी काउंटिंग कम होती जा रही है, वो थ्रेटन्ड बन चुकी है, और कौन सी स्पीसीज़ ऐसी है जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, मतलब अब अर्थ से वो पूरी तरह से फिनिश हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारा ये वर्क है कि IUCN उस फील्ड ये जो स्पीसीज़ हैं उनकी स्टडी करता है, और साथ में जो स्पीसीज़ ख़त्म होने वाली है, जिनकी काउंटिंग कम होती जा रही है, उन्हें पहले से हमें अलर्ट कर देता है और उससे रिलेटेड या उसके कंजर्वेशन के लिए नए कुछ प्रोग्राम चलाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर IUCN अपनी लिस्ट मेंटेन नहीं करेगा तो हम किसी भी स्पीसीज़ के काउंटिंग को नहीं पता कर पाएंगे, और अगर वो मान लो एक्सटिंक्ट होने वाली हैं तो उससे पहले हम कोई उसके लिए स्टेप नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो सारी क्लासीफाइव को सारी मतलब जो स्पीसीज़ है उनको क्लासीफाइड किया है 9 ग्रुप्स में। कितने ग्रुप में क्लासीफाई किया है? 9 ग्रुप्स में। और ये जो क्लासिफिकेशन है वो कुछ फैक्टर पर बेस्ड होता है, ठीक है। कैसे फैक्टर के अकॉर्डिंग है? जैसे कि प्रेजेंट और पास्ट डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज़ का, जो किसी एरिया में, जैसे कि इस एरिया में ये वाली स्पीसीज़ ज़्यादा पाई जाती है, पहले ये वाली स्पीसीज़ ज़्यादा पाई जाती थी, तो किसी पर्टिकुलर एरिया वाइज स्पीसीज़ का प्रेजेंट और पास्ट डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, ठीक है। और उनकी नंबर मतलब कितने लंबे समय से या कितने लंबे टाइम से उनका कितने नंबर बचे हुए, ठीक है, काउंटिंग में। और थर्ड है जैसे एरिया ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब किस जगह पर कौन सी टाइप की स्पीसीज़, जैसे मैंने आपको बताया था ना पहले भी कि पोलर रीजन है, तो पोलर रीजन में पेंगुइन्स और ये पाए जाते हैं। तो एरिया वाइज पाई जाने वाली या ज्योमेट्रिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग पाई जाने वाली स्पीसीज़, ठीक है, इस तरह से हमने क्लासीफाइड किया है। अब उसमें से कुछ मेन है, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन आप देख सकते हो। एक्सटिंक्ट स्पीसीज़, ठीक है, फिर एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, ठीक, फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, फिर एंडेंजर्ड, फिर वल्नरेबल, फिर नियर थ्रेटन्ड, फिर लीस्ट कंसर्न, फिर डाटा डेफिशिएंट, और फिर नॉट इवैल्यूएटेड, ठीक है। ये टोटल 9 कैटेगरी में हमने इसे डिवाइड किया है। तो अब हम 1 बाय 1 इन स्पीसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली स्पीसीज़ है आपकी एक्सटिंक्ट स्पीसीज़। तो एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ मतलब स्पीसीज़ दैट आर नॉट प्रेजेंट ऑन दी अर्थ एंड दैट आर नो मोर ऑन दी अर्थ, मतलब ऐसी स्पीसीज़ जो अब अर्थ पर हमें मिलती ही नहीं है देखने को, जो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। लेकिन मतलब बोल सकते हैं कि ये पूरी तरह से ये स्पीसीज़ जो स्टार्टिंग में काउंटिंग में थी अब वो कहीं भी देखने को नहीं मिलती, तो हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि ये अब अर्थ से जा चुकी है, अर्थ से पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है। ऐसी स्पीसीज़ को हम एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ कहते हैं। और ये एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ में सबसे पहला नाम अगर आपने सुना है तो डायनासोरस, ठीक है। तो डायनासोर्स का मतलब क्या होता है? एक ऐसा एनिमल इस तरह का
ठीक है, जो आप वीडियो गेम्स में ड्रैगन वगैरह भी देखते हो, ठीक, और कुछ इस टाइप के एनिमल होते हैं, और ये अब हमें देखने को नहीं मिलते। ये कंसिडर किया जाता है कि ये पहले अर्थ पर अवेलेबल थे जो आज की टाइम पर नहीं है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अर्थ जो है वो सडनली कूल हो गई, ठीक है, यानी कि उसका टेम्परेचर ठंडा होने लगा और डायनासोर इस हैबिटेट को एडजस्ट नहीं कर पाए। क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर क्लाइमेट कोई किसी भी स्पीसीज़ को अपना हैबिटेट नहीं मिलेगा, अपना प्रॉपर क्लाइमेट नहीं मिल पाया, प्रॉपर फूड नहीं मिल पाया, तो वो स्पीसीज़ धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। तो सेम यही हुआ है डायनासोरस के साथ भी। अगर अर्थ में कूलिंग होना शुरू हो गई, ठंडी होना शुरू हुई, तो इस कारण डायनासोर इस सडन चेंज को, क्लाइमेट में जो चेंज आया वो उसको एडजस्ट नहीं कर पाए और उनके कारण उनकी डेथ हो गई, ठीक है, और वो एक्सटिंक्ट हो चुके, यानी कि सारी स्पीसीज़ ख़त्म हो गई। तो ऐसी एनिमल में तो डायनासोर है, लेकिन अगर आप बर्ड में सुनोगे तो बर्ड में आपने डोडो बर्ड के बारे में सुना होगा, ठीक है। डोडो बर्ड ऐसा है जो एक्सटिंक्ट हो चुका है, अब देखने को नहीं मिलता, ठीक है। और इसका रीज़न क्या है? हंटिंग, सबसे ज़्यादा इसकी हंटिंग की गई, और इतनी हंटिंग की गई फूड के लिए कि अब इसकी स्पीसीज़ ही ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। नाउ नीलगिरी होली प्लांट की अगर बात करें तो नीलगिरी होली और क्रायपैंसी, ये ऐसे प्लांट्स है इंडिया के अंदर जो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी कि अब नहीं देखने को मिलते, ठीक है। तो ये कहलाती है एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ जो अब अर्थ पर एग्जिस्ट नहीं करती। नाउ नेक्स्ट है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, ठीक है, सेकंड। तो जब स्पीसीज़ एग्जिस्ट नहीं करे आपके नेचुरल हैबिटेट में, मतलब जहाँ उस स्पीसीज़ को होना चाहिए वहाँ पर वो देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है, तो यहाँ हम ये बोल सकते हैं कि वो स्पीसीज़ ख़त्म तो नहीं है, पर अब वो जो नॉर्मली उस हैबिटेट में देखने को मिल रही थी अब नहीं देखने को मिल रही है, और अब वो किसी कैप्टिव एरिया के अंदर है, जैसे कि ज़ू के अंदर है ना, या कोई नेशनल पार्क है उसके अंदर है, सिलेक्टेड काउंटिंग में रखा हुआ है, वो कहलाती है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, ठीक है। मतलब वो अपने नेचुरल हैबिटेट में बाहर होना चाहिए, वो ना होते हुए अब कहाँ है, सिर्फ जो थोड़ी बहुत इकट्ठी की हुई है या जिन्हें रखा गया है जैसे ज़ू या नेशनल पार्क्स में, सेंचुरी में, वहाँ पर वो अवेलेबल है। तो ऐसी स्पीसीज़ को हम कहते हैं एक्सटिंक्ट इन द वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल है पिंक हेडेड डक, है ना, जिसका पिंक कलर का सर होता है, ऐसी डक की बात अगर हम करें तो वो अब आपको देखने को नहीं मिलेगी, पर वो थोड़ी बहुत बची हुई है, जो कहाँ है, हमारे रिजर्वेशन पार्क में, ठीक है, कंजर्वेशन पार्क में, जहाँ पर उन्हें रखा गया है, ठीक। और चीता भी आपको नेचुरली फॉरेस्ट वगैरह में अब देखने को नहीं मिलता, उसकी काउंटिंग बहुत कम हो चुकी है, लेकिन वो आपको ज़ू वगैरह में मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से काउंटिंग के फॉर्म में रखा हुआ है, जैसे हमारे पास 10 है या टोटल 60 है या 50 है, तो इस तरह वाली कंडीशन एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड कहलाती है, ठीक है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज़ का मतलब है जो एक्सट्रीमली हाई रिस्क पर है कि वो अब बस एक्सटिंक्ट होने वाली है, मतलब वो कंडीशन जहाँ पे स्पीसीज़ अब एक्सटिंक्ट होने की तैयारी में, यानी कि धीरे धीरे पूरी तरह से ख़त्म होने की तैयारी में, उसको हम एक्सट्रीमली एंडेंजर्ड स्पीसीज़ कहते हैं। मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें हम स्पीसीज़ को काउंट कर रहे हैं, यानी सिर्फ काउंटिंग में हमारी मतलब गिनती के बराबर बची हुई है, तो ऐसी स्पीसीज़ एंडेंजर्ड स्पीसीज़ कहलाती है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। जैसे कि है ये बेलेरिक, है ना, यहाँ पर शेयर वाटर डक है जो अब एक्सट्रीमली एंडेंजर्ड स्पीसीज़ में आ गया है, ठीक है। मालाबार लार्ज स्पॉटेड सीवेट और पिग्मी हॉग आर सम क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज़ लिविंग इन द इंडिया। अब आपका वर्क ये है, ये जितने भी नेम दे रखे हैं आपने इन्हें कभी देखा नहीं है, ठीक है, आप सुन के आपको अजीब लग रहा होगा, आपका वर्क ये है, आपको नेट पर इनकी इमेजेस सर्च करके इन्हें देखना है, ठीक है। तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज़ में आती है। उसके बाद बारी आती है एंडेंजर्ड स्पीसीज़, ठीक है। तो स्पीसीज़ दैट आर हाई रिस्क ऑफ गेटिंग एक्सटिंक्ट, मतलब एंडेंजर्ड की वो कंडीशन है जो
हाई रिस्क पर है एक्सटिंक्ट होने के, और बोल सकते हैं कि नियर फ्यूचर, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि आने वाले 1 या 2 साल में ये स्पीसीज़ ख़त्म ही हो जाएगी, आने वाले कुछ 5 साल तक ही ये सर्वाइव कर पाएगी, इनकी काउंटिंग कम होती जा रही है, मतलब ये एक्सटिंक्ट होने की मतलब ये पूरी तरह से ख़त्म होने की तैयारी में है। ऐसे स्पीसीज़ को हम कहेंगे एंडेंजर्ड स्पीसीज़। ठीक है, वैसे एंडेंजर्ड, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड और एंडेंजर्ड एक ही बात है, पर इसमें क्या होता है थोड़ी बहुत काउंटिंग ज़्यादा है, और क्रिटिकली एंडेंजर्ड में काउंटिंग बहुत ही कम है, मतलब बस वो तैयारी में एक्सटिंक्ट होने की। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि उनके नंबर में यानी उनकी काउंटिंग में एकदम ड्रास्टिक चेंज आना उनके हैबिटेट में वो इफ़ेक्ट करता है। मतलब अगर आप उनका एटमॉस्फेयर एरिया एकदम चेंज हो जाता है, उनका फूड नहीं मिल पाता है, तो अचानक वो मरने लग जाते हैं, और इसके कारण उनके हैबिटेट में चेंज आने के कारण उनकी खुद की काउंटिंग कम हो जाती है। जैसे कि एशियन एलिफेंट, ठीक है, और इंडियन राइनोसोरस, ये अब कम होते जा रहे हैं, धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। Now, do you know small animal are much more in danger of becoming extinct, मतलब सबसे ज़्यादा छोटे एनिमल का खतरा है कि वो अब एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू बिगर वंस। ठीक है, क्योंकि वो पहले स्मॉल साइज़ के हैं, लेकिन उनका इकोसिस्टम में बहुत अच्छा रोल है, आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते, आपकी इकोसिस्टम बैलेंस करने में वो बहुत हेल्पफुल है। और नाउ हाँ, इवन पूरी फूड चेन ही उन्हीं छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म से चलती है, अगर वही नहीं रहे तो फिर पूरी फूड चेन डिस्टर्ब होगी, जिसका इफ़ेक्ट बड़े से बड़े एनिमल पर भी पड़ेगा। इसलिए हमें उन्हें मारना नहीं चाहिए। ठीक है, रथलेसली मतलब बहुत निर्दयता से हमें उन्हें नहीं मारना चाहिए कि जहाँ दिख गया हमने उन्हें मार दिया, वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहे उसके बाद भी हम उन्हें मारेंगे, तो ये बहुत गलत बात है। नाउ वल्नरेबल स्पीसीज़, वल्नरेबल का मतलब होता है ऐसी स्पीसीज़ जो बहुत कम नंबर में है, लेकिन इतनी है वो काउंटिंग में कि वो बस एंडेंजर्ड बनने वाली है। समझ में आया? एक्सटिंक्ट मतलब जो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है ना। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड मतलब क्या, जो ख़त्म तो हो चुकी है पर कुछ ही काउंटिंग में बची है, जैसे जू या पार्क के अंदर हमने उन्हें बचा के रखा है। ठीक है, एंडेंजर्ड मतलब एक्सट्रीमली एंडेंजर्ड का मतलब होता है जो जस्ट एक्सटिंक्ट होने ही वाली है। एंडेंजर्ड का मतलब होता है वही सेम, जो जस्ट एक्सट्रीमली कंडीशन में आके फिर एक्सटिंक्ट हो जाएगी यानी ख़त्म हो जाएगी। और वल्नरेबल का मतलब होता है इतनी बड़ी है उनकी काउंटिंग कि अब हमें समझ में आने लगा है कि एनवायरनमेंट से कम होती जा रही है, जैसे इनका हैबिटेट डिस्ट्रक्ट हो जाना, एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस आ जाना या इलीगल हंटिंग होना, सबका ये एक सेम ही रीज़न होता है। इसके कारण अब ये कैसी बनने वाली है, एंडेंजर्ड के लेवल पे आने वाली है। एंडेंजर्ड समझ गए ना, बिल्कुल कम। ठीक है, जो अब धीरे धीरे क्या होने वाला है, एक्सटिंक्ट होने वाला है। तो ऐसे पूरी थ्रेटन चल रही है ना, थ्रेटन का मतलब होता है एक थ्रेड बनना। ठीक है, यानी कि एक चेन चलना, वल्नरेबल से वो चीज़ किस कंडीशन में आ जाएगी। वल्नरेबल का मतलब होता है कि वो स्पीसीज़ किस कंडीशन में आने वाली है, एंडेंजर्ड होने की तैयारी में, ऐसी स्पीसीज़ को हम वल्नरेबल कहेंगे। एंडेंजर्ड का मतलब है जो एक्सट्रीमली एंडेंजर्ड बनने वाली है, और एक्सट्रीमली एंडेंजर्ड को हम कहेंगे कि जो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड बनने वाली है। और एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड मतलब क्या, जो अब पूरी तरह से एक्सटिंक्ट होने वाली है यानी जाने वाली है। ठीक है, तो वल्नरेबल का मतलब है वो स्पीसीज़ जो ऑलरेडी लो नंबर में है और जो अब क्या बन सकती है, एंडेंजर्ड के केस में आ सकती है कुछ फैक्टर के कारण, जैसे हैबिटेट लॉस होना, फूड नहीं मिलना, हंटिंग होना। ठीक है, उसे हम कहेंगे वल्नरेबल स्पीसीज़। ठीक है, जैसे हिप्पोपोटेमस जो अभी है इनकी काउंटिंग, लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि धीरे धीरे हम इसका हैबिटेट या डिस्टर्ब होने के कारण हम देख रहे हैं कि ये किस में आती जा रही है, अब एंडेंजर्ड की केस में आती जा रही है। पोलर बियर भी अब एंडेंजर्ड बनने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से काफ़ी सिंपल्स हैं। अब देखो ये रेड लिस्ट जो है, रेड लिस्ट का मतलब आप समझते हैं ना, जो ख़त्म होने की कगार पर है, वो सारी स्पीसीज लिस्ट कर दी जाती है कैटेगरी वाइज, कि हमें ये देखना है कौन सी एंडेंजर्ड है, कौन सी वल्नरेबल है, या कौन सी एक्सट्रीमली एंडेंजर्ड है। ये सारी इसकी एक लिस्ट बनाई जाती है, और इस तरीके से पूरी ये जितनी भी स्पीसीज हमने अभी पढ़ी, एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट, एक्सट्रीमली एक्सटिंक्ट, ठीक है, तो ये सारी स्पीसीज़ को कंबाइन फॉर्म में हम कहेंगे थ्रेटन्ड स्पीसीज़। क्या कहेंगे हम इसे, थ्रेटन्ड स्पीसीज़। मतलब हम इन स्पीसीज़ की लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है, कि कौन सी किस कैटेगरी में आ रही है, कौन सी एंडेंजर्ड है, कौन सी वल्नरेबल स्पीसीज़ में, तो उन सब का कंबाइन फॉर्म क्या कहलाता है, थ्रेटन्ड स्पीसीज़।
ठीक है, क्योंकि थ्रेटन्ड क्यों कहा है, क्योंकि जो आज वल्नरेबल की कंडीशन में वो कल एंडेंजर्ड की कंडीशन में आएगा, जो एंडेंजर्ड की कंडीशन में वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कंडीशन में आएगा, और जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कंडीशन में वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे एक चेन को फॉलो करती हुई ख़त्म होने वाली है ना, इसलिए हम इन स्पीसीज़ को कहते हैं थ्रेटन्ड स्पीसीज़। ठीक है, अब देखो IUCN इन सब का मेंटेन करता है, ये जो डिसाइड कर रखा है उसके अकॉर्डिंग उसने कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नाउ एंडेमिक स्पीसीज़। एंडेमिक स्पीसीज़ मतलब क्या, ऐसी स्पीसीज़ प्लांट और एनिमल की जो बहुत ही पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में पाई जाती है, उसको हम एंडेमिक बोलते हैं। मतलब क्या, जो हर जगह नहीं पाई जाती। जैसे आप नीम का पेड़ की बात करोगे तो जो जनरली कहीं भी ग्रो हो जाता है, गिलॉय की जो बेल वगैरह होती है वो आप देखोगे तो वो हर जगह उग जाती है। ठीक है, तो कुछ स्पीसीज उसमें से ऐसी है जो सिलेक्टेड पोर्शन पे, सिलेक्टेड जगह पर ही पाई जाती हैं, उसे हम कहते हैं एंडेमिक स्पीसीज। ठीक है, जैसे कि गंगा, अब वो चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, ठीक है, बट उनकी जो प्लेस है वो फिक्स है और बहुत सिलेक्टेड प्लेस है, हर जगह आपको अवेलेबल नहीं मिलेगी। ठीक है, जैसे कि गंगा रिवर डॉल्फिन, ठीक है, गंगा में जो डॉल्फिन है ना वो एंडेमिक एक्वेटिक एनिमल्स है, जो कहाँ पाई जाएगी, केवल गंगा रिवर में ही आपको मिलेगी। क्यों? क्योंकि इस तरह की डॉल्फिन को, ये जो जिस स्पीसीज़ है उसको यहीं का एटमॉस्फेयर सूटेबल है, वो अपना हैबिटेट इसी वाटर को कंसिडर करती है। अगर यहाँ से अगर इसे कहीं और ले जाया जाए तो वहाँ ये प्रॉपर फूड नहीं ले पाएगी, इसका हैबिटेट इसके सूटेबल नहीं रहेगा, जिसके कारण ये मर सकती है। तो इस तरह से ये कुछ सिलेक्टेड स्पीसीज़ है जो फिक्स जगह पर ही पाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा है एशियाटिक लॉयन, वो भी आता है आपका एंडेमिक स्पीसीज़ में, जो आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेंगे, गिर नेशनल पार्क गुजरात में ही मिलेंगे। ठीक है, फिर लॉयन टेल्ड मैकाओ, ठीक है, लॉयन टेल्ड मैकाओ, मैकाओ मतलब एक बंदर जैसी प्रजाति का होता है, जो कहाँ मिलता है, साउथ वेस्ट इंडिया में ही पाया जाता है। फिर नीलगिरी तहर, वो एक एंडेमिक स्पीसीज़ है जो नीलगिरी हिल्स यानी नीलगिरी के पर्वत या पहाड़ों में पाई जाती है और साउथ पोर्शन में मिलता है वेस्टर्न घाट। ठीक है, कहाँ पर, तमिलनाडु और केरला में। ठीक, ये हिरन की प्रजाति है। नाउ जायंट पांडा, जो कि एक नेचुरल जो इसका होम है वो माउंटेन रीजन ही है, और कहाँ का है, साउथ वेस्ट साइड का, और चाइना में पाया जाता है। नाउ साल एंड वाइल्ड मैंगो, अगर प्लांट्स की बात करें तो ये दो ऐसे एग्जाम्पल है जो एंडेमिक फ्लोरा है ना, जो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व पार्क में पाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा अंडमान और निकोबार आइसलैंड में ऐसी कम से कम 220 एंडेमिक प्लांट्स हैं इंडिया के, जो वहाँ पर पाए जाते हैं, जो और कहीं देखने को नहीं मिलते। ठीक है, सिर्फ अंडमान निकोबार आइसलैंड पर ही देखने को मिलते हैं। तो ये जो एंडेमिक स्पीसीज है प्लांट और एनिमल की, जो आपको यहाँ अंडमान निकोबार पर देखने को मिलती है, ठीक है, अब इनका बहुत बड़ा रिस्क बनता जा रहा है, क्योंकि ये एक्सटिंक्ट होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। ठीक है, नाउ और ये बहुत अभी किस कंडीशन में, वल्नरेबल कंडीशन में है, और जो डिस्टर्ब होकर धीरे धीरे एंडेंजर्ड हो जाएगी और फिर एक्सटिंक्ट होने की कंडीशन में आ जाएगी। ठीक है, नाउ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो अब ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।